पिछले वीडियो में हम लोग चार्ज और उसके मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में जाने थे। आज उससे आगे बेसिकली हम लोग को प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज डिस्कस कर लेना ज़रूरी है, जान लेना ज़रूरी है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज में कुछ काफ़ी जनरल प्रॉपर्टी हैं, कुछ थोड़े स्पेशल प्रॉपर्टी हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहला और सबसे बेसिक प्रॉपर्टी से, दैट इज नेचर ऑफ चार्ज। नेचर ऑफ चार्ज की बात अगर आप करेंगे तो चार्ज स्केलर क्वांटिटी होता है। मालूम है कि फिजिक्स में दो तरह के क्वांटिटी होते हैं, एक वेक्टर दूसरा स्केलर। तो चार्ज स्केलर क्वांटिटी है जो दो तरह का होता है, या तो पॉजिटिव हो सकता है और नहीं तो नेगेटिव हो सकता है। तीसरे तरह के चार्ज की पॉसिबिलिटी नहीं है। आप कह सकते हैं कि सर न्यूट्रल है इसलिए क्योंकि उसके पास चार्ज नहीं है। तो न्यूट्रल चार्ज बॉडी नहीं होता। न्यूट्रल का मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं है, यानी सिर्फ दो ही तरह के चार्ज होते हैं। अब दो तरह के चार्ज में एक तो होगा आपका लाइक चार्ज। लाइक चार्ज बोलने का मतलब पॉजिटिव और पॉजिटिव, है ना, और नहीं तो नेगेटिव और नेगेटिव। अगर ऐसा हो तो दूसरे प्रॉपर्टी में आप जान लीजिए कि जो लाइक चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपल करते हैं। लाइक चार्जेज रिपल ईच अदर, ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। और अगर अनलाइक चार्जेज, अगर हम अनलाइक चार्जेस की बात करें, हिंदी में अनलाइक का मतलब असमान, तो अनलाइक चार्जेस की बात करें तो ऐसे केस में एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव, इस दोनों के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, इसलिए ये अट्रैक्ट्स ईच अदर। ओके, सो सेकेंड प्रॉपर्टी हो गई कि लाइक चार्जेज रिपल ईच अदर और अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट्स ईच अदर। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में सबसे पहले इसके यूनिट की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये भी है। तो यूनिट हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी, है ना, एसआई यूनिट से स्टार्ट करेंगे। एसआई यूनिट अगर देखा जाए तो इसका साइंटिस्ट कूलम्ब के नाम पर कूलम्ब ही है, और जिसका नोटेशन कैपिटल सी लेते हैं। ओके, दूसरा एक बात जान लें कि 1 कूलम्ब बहुत बड़ा यूनिट होता है, इसीलिए कभी कभी हम लोग 1 मिली कूलम्ब या 1 माइक्रो कूलम्ब या 1 नैनो कूलम्ब या 1 पीको कूलम्ब यूज करते हैं। अगर हम इन सब की बात करें तो 1 मिली कूलम्ब जो है वो बेसिकली 10⁻³ कूलम्ब होगा। 1 माइक्रो कूलम्ब 10⁻�6 कूलम्ब होगा। 1 नैनो कूलम्ब 10⁻⁹ कूलम्ब होगा, और ये 10⁻⁻12 कूलम्ब होगा। अच्छा, पीको कूलम्ब को माइक्रो भी लिखते हैं, तो 1 माइक्रो कूलम्ब इज इक्वल टू 1 पीको कूलम्ब, और ये आपके पास ये, ठीक है। अब इसके एसआई यूनिट की तो बात कर लिए, थोड़ी सी बात हम लोगों को सीजीएस यूनिट की भी करनी है। ओके, जब सीजीएस यूनिट की बात हम लोग करने जा रहे हैं, एक एक पॉइंट आप नोट करते जाइएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सब है, न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करने में भी आपको हेल्प करेगा। तो सीजीएस यूनिट की बात करेंगे तो इसमें दो तरह का होता है, दो तरह के सिस्टम अभी हमारे पास हैं। एक सिस्टम तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सिस्टम जो है वो है, और दूसरा आपका सिस्टम वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम की बात करें। इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम में जो सीजीएस यूनिट चार्ज का होता है वो स्टेट कूलम्ब होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम में एब कूलम्ब होता है। इसके दूसरे नाम भी हैं, वो भी हम बता दें। इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। अगर शॉर्ट में इसको लिखना चाहें तो ESU, या इसी को एक और नाम दिया जाता है फ्रैंकलिन। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट में एब कूलम्ब को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज मानते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज शॉर्ट में EMU ऑफ चार्ज।
यहाँ पर इसको EMU लिख सकते हैं। एक बात और याद रखें, 1 कूलम जो होता है वो 3 × 10⁹ ESU के बराबर होता है, और 1 कूलम जो होता है वो 1/10 EMU के बराबर होता है। ये यूज होगा। इससे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको मिलेगा, अगर आप 1 ESU और 1 EMU को डिवाइड करेंगे तो डिवीजन के बाद जो क्वांटिटी मिलेगा यह काफ़ी सरप्राइजिंग क्वांटिटी होगा। इस क्वांटिटी को सब कोई जानते हैं, ये आपने देखा है। क्या होता है ये? स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, इन वैक्यूम स्पीड ऑफ लाइट के बराबर आता है। चलिए इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें ओके स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, तो आप स्मॉलेस्ट की जब बात करेंगे तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज सीजीएस यूनिट ही है, और वो है आपका ESU या फ्रैंकलिन। ये सबसे छोटा यूनिट ऑफ चार्ज है। अगर आप लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज की बात करेंगे तो लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होगा? ये याद रखेंगे, फैराडे है, फैराड नहीं, फैराडे, उन्हीं साइंटिस्ट के नाम पर। और अब जैसे ESU का तो आप जान गए, फैराड की बात करेंगे तो 1 फैराडे = 96500 कूलम। और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज। आप लोग मोबाइल खरीदते होंगे, उसका बैटरी आप mAh देख करके खरीदते होंगे। m तो मिली मतलब 10⁻³ और A एम्पियर और h आपको आवर, यानी प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज की बात करें तो आपको वो है एम्पियर × आवर, जिसको AH बोलते हैं, ठीक है। अब अगर हम 1 AH की बात करें, ये भी मालूम होना चाहिए, 1 AH = 3600 कूलम। ओके, सो ये डेटा काफ़ी इन्फॉर्मेशन वाले हैं, इनको ज़रूर आप याद कर लें। कभी कभी न्यूमेरिकल्स वगैरह में, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में यूज हो जाता है। ओके वेल, चलिए तो ये तीसरा हमने प्रॉपर्टी कर लिया, 1 बाय 1 आप नोट कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो है आपका फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी में हम लोग बेसिकली ये देखेंगे कि चार्ज ऑफ ए सिस्टम इज ऑलवेज एडिटिव। ये चार्ज ऑफ ए सिस्टम इज ऑलवेज एडिटिव बोलने का मतलब क्या है? एडिटिव मतलब जोड़ा जाएगा। सिस्टम मतलब ऐसा हो सकता है कि एक बॉडी पे सिंगल चार्ज हो सकता है कि मल्टीपल चार्ज बॉडी हो, बहुत सारे चार्ज बॉडी हो। जैसे कोई भी एक सिस्टम हमने एज्यूम कर लिया इस तरह का, इस सिस्टम पे बहुत सारे चार्जेज हैं, नाम दे देते हैं Q1, Q2, Q3, इस तरह से डॉट डॉट होते हुए Qn तक। अब नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम Q नेट से डिनोट कर लेते हैं, वो क्या होगा? तो Q1 + Q2 करते जाइए और ये कहाँ तक? Qn तक, जिसको आप समेसन दे करके लिख सकते हैं, है ना, Qi। अब ये सिस्टम जो है उस पर Q1, Q2, Qn तक कोई चार्जेज पॉजिटिव होंगे, कोई चार्जेज नेगेटिव होंगे। अगर चार्जेज पॉजिटिव हैं, जोड़ रहे हैं, तब तो ठीक है, सब पॉजिटिव आएगा। लेकिन जो नेगेटिव है उसका भी साइन लेके जोड़ना है, तब ऐसी स्थिति आपके सामने आ सकती है कि नेट जो आए सम पॉजिटिव में आए, यानी पूरे बॉडी का चार्ज
पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा। और अगर जोड़ने के बाद नेट नेगेटिव आए तो बॉडी नेगेटिवली चार्ज बोला जाएगा। और अगर जोड़ने के बाद जीरो आए तो बॉडी न्यूट्रल बोला जाएगा। एक और स्टेटमेंट आप याद रखेंगे, न्यूट्रल बॉडी बोलने का मतलब ये कतई नहीं है कि उस पर चार्ज नहीं है। न्यूट्रल बॉडी बोलने का मतलब ये कभी भी नहीं है कि उस पर चार्ज नहीं है, उस पर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज हैं, याद रखें। अच्छा, इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को जहाँ पर इंडिविजुअली चार्जेज पहचाने जाएं वो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है ना, जिसमें इंडिविजुअल पहचाना जाए वो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। अब इसी तरह का एक बॉडी हम ले लें, कोई भी इस तरह का मान लीजिए, और जो चार्जेज हैं है ना वो बॉडी पे कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, हर जगह पे चार्ज है, हर पॉइंट पे चार्ज है, कोई गैप नहीं है, ऐसा मान के चलते हैं, ठीक है। तो अब वो भी गैप नहीं है, मतलब इतना छोटा छोटा पॉइंट में तोड़ दिया, हर जगह चार्ज मौजूद है, तो आप उसको कंटिन्यूअस मान लीजिए। अब ये कंटिन्यूअस चार्ज वाला तीन तरह का हो सकता है, एक तो लाइन पे चार्ज हो, एक सरफेस पे चार्ज हो, या पूरे वॉल्यूम पे चार्ज हो, डिपेंड करेगा, अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको कंटिन्यूअस, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वैसे केस में आपको क्यू नेट कैसे निकालेंगे, तो क्यू नेट के लिए एक काम करेंगे, हम सबसे पहले एक कोई एलिमेंट छोटा चूज कर लेंगे। ये छोटा एलिमेंट पॉइंट के जैसा बिहेव करेगा, इस चार्ज को हम डी क्यू मान लेंगे। तो आपके पास डी क्यू आ गया। और अगर डी क्यू से क्यू निकालना है तो सबको मालूम है डी हटाना होगा, और डी हटाने का प्रोसेस मिटाना नहीं, इंटीग्रेशन करना है। और सबको मालूम है कि इंटीग्रेशन एक एडवांस समेशन ही है, ठीक है। तो अगर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है तब क्या करेंगे आप समेशन निकालेंगे, और अगर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है तो आप क्या निकालेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। आगे चल करके तीनों तरह के डिस्ट्रीब्यूशन की बात हम लोग कर पाएंगे, एक तो आपको लिनियर, दूसरा सरफेस, तीसरा वॉल्यूम, नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे। हम आज प्रॉपर्टीज़ पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ओके। चलिए हम चौथे प्रॉपर्टी की बात कर लिए। हाँ, पांचवें प्रॉपर्टी की बात करें। पांचवा प्रॉपर्टी जो चार्ज का है वो बेसिकली चार्ज ऑफ ए सिस्टम इज ऑलवेज, चार्ज ऑफ ए सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्वेटिव कह सकते हैं। कंजर्वेटिव बोलने का मतलब कंजर्व रहेगा, है ना, या ऐसा कर लें, चार्ज ऑफ ए सिस्टम इज, चार्ज ऑफ ए सिस्टम ऑलवेज, चार्ज ऑफ ए सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व कर लीजिए। हाँ, तो यहाँ पर एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ये स्टेटमेंट आपको याद होगा एनर्जी के कंटेक्स्ट में। आपने एनर्जी के कंटेक्स्ट में पढ़ा था कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो चार्ज के बारे में भी ये सत्य है कि चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। ये इसका स्टेटमेंट हो गया। अगर कभी स्टेटमेंट लिखना पड़े तो लिख लेंगे, चार्ज ऑफ ए सिस्टम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। अभी इस स्टेटमेंट को हमको बहुत सारे केस में चेक करना होगा। बहुत सारे केस मतलब क्या है, आपके पास पहला हमने देखा था 3 मेथड ऑफ चार्जिंग, और 3 में पहला था
चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या हुआ था, दो कोई भी बॉडी लिए थे, मान लीजिए कि एक ग्लास और दूसरा सिल्क। अब दोनों पे फ्रिक्शन के बाद चार्ज आए थे, तो हमारे पास दो सिचुएशन यहाँ पर कुल मिलकर के मिले। एक तो आपको बिफोर फ्रिक्शन और दूसरा आफ्टर फ्रिक्शन। तो बिफोर द फेनोमेना और आफ्टर द फेनोमेना अगर नेट चार्ज बराबर रहे तो इसका मतलब क्या है कि चार्ज कंजर्व हो गया। अब बिफोर द फेनोमेना की बात करें, मान लीजिए कि सिल्क और ये ग्लास रट, हमने इसको अभिरव नहीं किया है, तो ग्लास पे कितना चार्ज है, 0, न्यूट्रल है। सिल्क पे कितना चार्ज है, 0, टोटल कितना हो गया, 0। नेट चार्ज बिफोर द फ्रिक्शन इज 0। अब नेट चार्ज आफ्टर द फ्रिक्शन भी चेक कर लेते हैं। अब नेट चार्ज आफ्टर द फ्रिक्शन के लिए जब हमने इस पे रब किया तो फ्रिक्शन के फेनोमेना में मालूम है कि दोनों पे इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज आएंगे। तो अगर मान लीजिए कि ग्लास पे +2 माइक्रोकूलम्ब आया तो सिल्क पे -2 माइक्रोकूलम्ब आएगा, और ये भी जोड़ देंगे तो 0 हो जाएगा। यानी इस फेनोमेना में भी आप देख सकते हैं चार्ज ऑफ द सिस्टम कंजर्व है। ओके, अब दो और फेनोमेना आपके पास आएंगे। एक तो कंडक्शन। कंडक्शन में भी अगर आप देखें तो वहाँ भी दो बॉडी थे, एक और दूसरा। एक पे चार्ज Q था, दूसरे पे चार्ज अगर मान लीजिए कि 0 था, तो वैसे केस में कंटेक्ट के बाद दोनों पे चार्ज Q/2 हो गया था। ओके, तो बिफोर और आफ्टर की बात यहाँ पर लें तो एक का Q दूसरे का 0 = Q आया, और आफ्टर द कंडक्शन की बात करें तो एक पे Q/2 दूसरे पे Q/2, ये भी Q आया। यानी इस प्रोसेस में भी चार्ज कंजर्व है। और तीसरा प्रोसेस आपका इंडक्शन है। इंडक्शन में पहली नज़र में आप देखेंगे तो लगेगा कि नहीं वहाँ चार्ज क्रिएट हो चुका है, क्योंकि एक न्यूट्रल बॉडी पे चार्ज आकर के जमा हो जाता है। अगर आप सिर्फ इंड्यूसिंग बॉडी और इंड्यूस्ड बॉडी को लेंगे तब ये आप में गलत धारणा आएगी कि चार्ज वहाँ पर क्रिएट हो चुका है। एक्चुअली वहाँ पर अर्थिंग का भी रोल है, और तीनों बॉडी के रोल को अगर आप एक साथ देखेंगे तो पता चलेगा कि पहले जितना चार्ज था फेनोमेना के, आफ्टर द फेनोमेना भी वही चार्ज है। यानी इंडक्शन भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है। ऐसे एक स्टेटमेंट मैं आपको देना चाहूँगा, ऐसा कोई फेनोमेना नहीं बना है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को वॉयलेट कर ले चार्जिंग के केस में। हाँ, अब यहाँ पर ये जो पहला चार्जिंग बाय फ्रिक्शन वाला, ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है। आप देखेंगे शुरुआत में भी 1.56 के आसपास ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। एग्जाम्पल के साथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन को समझाना है, एग्जाम में भी कई बार आया है, इसलिए इसको कर लेंगे। अभी हम लोग को कुछ और भी एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स ले लेने हैं। जैसे न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करें तो उसमें भी चार्ज आपका कंजर्व रहता है। न्यूक्लियर रिएक्शन में आप कौन सा रिएक्शन ले लें, यूरेनियम वाला ले लेते हैं 92-238। बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये जब थोरियम में बदलता है, थोरियम का 90-234, ओके, और साथ ही साथ हीलियम का न्यूक्लियस निकलता है जिसको अल्फा पार्टिकल भी बोलते हैं। तो ऐसे हालात में सबसे पहले ऊपर वाले को तो मास नंबर बोलते हैं, वो तो कंजर्वेशन ऑफ मास नंबर में आप डिस्कस करेंगे। नीचे वाले को नंबर ऑफ प्रोटॉन या न्यूक्लियस का चार्ज प्रोटॉन के चार्ज के बराबर ही होता है, यानी ये चार्ज नंबर भी कहलाता है। जितने प्रोटॉन होंगे उतना इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 करना होगा, वो चार्ज मिलेगा। तो देखिए रिएक्शन के पहले टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल मतलब प्रोटॉन, और यहाँ पर रिएक्शन के बाद भी टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स बराबर है। यानी टोटल चार्ज बिफोर रिएक्शन और टोटल चार्ज आफ्टर रिएक्शन बराबर है। एक और एग्जांपल यहाँ पर आता है आपको, वो है आपका एनहिलेशन प्रोसेस। एनहिलेशन प्रोसेस क्या है, दो
पार्टिकल अभी बोले जाएंगे। एक तो आपको इलेक्ट्रॉन है और साथ में एक नया पार्टिकल का नाम ले रहे हैं, यह है पॉजिट्रॉन। अभी तक नाम शायद कुछ लोगों ने सुना होगा, कुछ लोगों ने नहीं, ये जान लीजिए ये भी इलेक्ट्रॉन ही है विथ पॉजिटिव चार्ज। सारी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन की, लेकिन चार्ज उसका पॉजिटिव। अभी तक हम एक कन्फर्म बोलते आए हैं कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होगा, लेकिन पॉजिट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन का जुड़वा भाई बोलिए, लेकिन चार्ज उसका पॉजिटिव, नेचर अपोजिट। अब ये दोनों मिल करके जब ये होते हैं तो एनर्जी मिलता है। और आपको मालूम है कि गामा रेज जो होते हैं ना, हाईली एनर्जेटिक होते हैं, तो यहाँ से गामा रेज निकलेगा। ओके, इसको दिखाने के लिए इलेक्ट्रॉन को ई से, पॉजिट्रॉन को भी ई से, लेकिन इसका चार्ज नंबर जो है -1, इसका चार्ज नंबर +1। मास नेग्लिजिबल मानते हैं और अगर प्लस कर दें तो अंतिम में हमारे पास गामा मिलता है। और इस गामा की बात करें तो इसका चार्ज भी 0, मास भी 0। ये तो रेडिएशन है, वेव है। ओके, अब देखिए बिफोर द फेनोमेना टोटल चार्ज 0 और आफ्टर द फेनोमेना टोटल चार्ज 0, यानी यहाँ पे चार्ज आपका कंजर्व रहा। एनिहिलेशन प्रोसेस के बाद अब अगर हम आएंगे नेक्स्ट वाले में, तो नेक्स्ट आपका एक और इसी का अपोजिट फेनोमेना है, वो है पेयर प्रोडक्शन। तो पेयर प्रोडक्शन की बात करें तो अगर एक गामा एनर्जी को तोड़ा जाए, यही गामा को तोड़ा जाए, ठीक है, तो अल्टीमेटली वो बनेगा क्या, है ना, वो बनेगा एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन। जस्ट इसका उल्टा फेनोमेना है। तो यहाँ भी चार्ज के कंजर्वेशन पे कोई शक नहीं, बिफोर फेनोमेना और आफ्टर फेनोमेना टोटल चार्ज आपको सेम मिले। तो आप जो भी फेनोमेना चेक करेंगे आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का कंसिस्टेंसी मिलेगा, उसको फॉलो करता हुआ वो दिखेगा। ओके, ये आपको 5वां प्रॉपर्टी हो गया। अब इसके बाद से नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम चार्ज के बारे में ही बात करते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मोशन पे डिपेंड करती हैं, उसको मोशन वेरिएंट बोलते हैं। लेकिन चार्ज के बारे में आप जान लें, चार्ज इज, है ना, मोशन इनवेरिएंट। मोशन इनवेरिएंट मतलब मोशन के साथ वेरी नहीं करता, यानी Q जो है वो रेस्ट में जितना होगा, है ना, और Q मोशन में भी उतना ही होगा, है ना। अगर 1 कूलम रेस्ट में है तो मूव करने के बाद भी उसका चार्ज 1 कूलम ही होगा, ऐसा नहीं होगा कि वो 2 कूलम हो जाए। हाँ, मास के साथ ऐसा नहीं है, मास के साथ नहीं है, बट मास जो है इज मोशन वेरिएंट, ये मोशन के साथ वेरी करता है। अब आप बोलेंगे कि क्या हम बैठे हुए हैं तो मेरा मास 60 kg है, चलने लगेंगे तो 70 kg हो जाएगा। जैसे जनरल स्पीड से चलेंगे तब तो नहीं होगा, लेकिन कुछ फास्ट स्पीड से अगर कोई आपके पास यंत्र हो, चलें, स्पीड ऑफ लाइट के आसपास चलें, तो वैसे केस में बदल जाएगा। यानी मास जो है वो मोशन वाला इज नॉट इक्वल टू मास एट रेस्ट वाला। रेस्ट, इसमें एक रिलेशन होता है, अगर मास मोशन वाले को m से डिनोट करें इक्वल करने के लिए, तो m0 √1 - v²/c²। ओके, जहाँ पर m0 को रेस्ट मास बोलते हैं। ये इक्वेशन भी 11th में एक बार इंट्रोड्यूस हुआ था। ये आइंस्टाइन्स का एक इक्वेशन है, आइंस्टाइन ने इस इक्वेशन को दिया था। आगे चल करके आप इसके बारे में पढ़ेंगे। हाँ, यहाँ कौन क्या है बता सकते हैं, v उस पार्टिकल या ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है और c स्पीड ऑफ लाइट है। यहाँ एक क्वेश्चन मैं आपके लिए थ्रो करके छोड़ देता हूँ, आप सोचना इसके बारे में। अगर v और c इक्वल हो जाए, है ना, जैसे मैं स्पीड ऑफ लाइट से चलने लगूँ तब क्या होगा, यहाँ 1 - 1/1 1 हो गया, मतलब 0, 0 का रूट 0, एंड समथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू अनडिफाइंड इनफाइनाइट।
यानी उस हालात में मेरा मास तो इनफाइनाइट हो जाएगा। तब क्या क्या कंसिक्वेंसेस आएंगे ये भी सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पर मूविंग मास और रेस्ट मास इक्वल नहीं होता। एक और सिंपल प्रॉपर्टी इसका बता दें 7, हम लोग यूनिट डिस्कस किए थे वहीं कर लेना चाहिए था, लेकिन चलिए यहाँ भी कर लेते हैं डायमेंशन की बात। हाँ, डायमेंशन चार्ज का कैसे निकालेंगे? तो चार्ज के डायमेंशन के बारे में ये जान लीजिए। सबसे पहले हम लोग एक फॉर्मूला लिख लेते हैं, Q = I × T। अब बोलिएगा ये कहाँ से आया? तो I = Q/T होता है, करंट में क्लास 10th में पढ़े हैं। अब बोलिए कि इस तरह से लिखने की वजह क्या है? तो I और T, करंट और टाइम, दोनों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, और जब भी डायमेंशन लिखना होता है वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में ही लिखना होता है। अब करंट के डायमेंशन को, है ना, हमारे बुक में कैपिटल A लिखता है और टाइम को कैपिटल T लिखता है थर्ड ब्रैकेट में, तो ये डायमेंशन ऑफ चार्ज हो जाएगा। कई जगह ऐसा आएगा जहाँ पर चार्ज का डायमेंशन हम लोग यूज करेंगे। आगे बहुत सारे क्वांटिटी हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, वहाँ पर इसका रोल आएगा, इसलिए हम लोग को इसको याद रखना है। एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन, है ना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है ये थोड़ा सा अलग से डिटेल में डिस्कस करने की ज़रूरत होगी, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। होप यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।